नमस्कार विद्यार्थियों, डी लाइफ की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपने 12th का 5वां चैप्टर पढ़ेंगे। देखो, पिछली दो वीडियो में अपन ने द्विसंकर संकरण तक पढ़ लिया था, जिसमें मैंने स्वतंत्र अवयवन के नियम तक आपको समझा दिया था। आज अपने आगे बात करेंगे उससे। आगे अपने बात करें स्वतंत्र अवयवन के नियम से, तो उसके बाद आता है मेंडल की सफलता के कारण। मेंडल की सफलता के कारण ठीक है। तो मेंडल की सफलता के क्या कारण थे? तो देखो, मेंडल की सफलता के कई कारण थे, जिसमें अपने बात करें जैसे कि सबसे पहले मैं आपको बात बताऊं कि भी पहले कारण यही था कि मेंडल एक भाग्यशाली वैज्ञानिक था जिसने किसका चुनाव किया? मटर का चुनाव किया। ठीक है, पहला कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण क्या था मेंडल की सफलता का? तो दूसरा कारण ये था कि मेंडल ने प्रयोगों को क्रम से किया। क्रम से कैसे? कि पहले मेंडल ने जैसे एक संकर संकरण करवाया, फिर मेंडल ने द्विसंकर संकरण किया, फिर मेंडल ने त्रिसंकर संकरण किया। ठीक है, कहने का मतलब ये प्रयोग उन्होंने क्रम से किए, और एक तो क्रम से किए प्रयोग, और साथ में क्या है, उन प्रयोगों का मेंडल ने पीढ़ी दर पीढ़ी लेखा जोखा रखा। पीढ़ी दर पीढ़ी लेखा जोखा रखा। समझ गए मेरी बात? यानी जो भी लक्षण उत्पन्न होते थे, जो भी अनुपात या जो भी उनको प्राप्त होता था ना, जो लक्षण प्रदर्शित होते थे या जो भी रिजल्ट आता था ना, उनका पीढ़ी दर पीढ़ी मेंडल क्या रखता था? लेखा जोखा रखा था। ठीक है। और पांचवा इसका कारण था, चौथा इसका जो कारण था वो था कि मेंडल ने अपने संकरण प्रयोगों में F1, F2, F3 पीढ़ियों तक मतलब प्राप्त की। पहली, दूसरी, तीसरी पीढ़ी तक लक्षणों को देखा। समझ गए मेरी बात? पहला कारण तो क्या था कि मेंडल एक भाग्यशाली था जिसने मटर का चुनाव किया। फिर दूसरा कारण, मेंडल ने अपने प्रयोगों को क्रम से करवाया, जैसे पहले एक संकर संकरण, फिर द्विसंकर संकरण, फिर त्रिसंकर संकरण, फिर बहुसंकर संकरण। और उनका चौथा जो कारण था वो तो क्या था कि पीढ़ी दर पीढ़ी लेखा जोखा रखा, और मेंडल ने कई पीढ़ियों तक उनका अध्ययन किया। F1, F2, F3 पीढ़ियों तक अध्ययन किया, जिसके कारण इन प्रयोगों में मेंडल को क्या मिली थी? सफलता मिली थी। ठीक है। अब अपने बात करते हैं आगे गुणसूत्रीय सिद्धांत की। गुणसूत्रीय सिद्धांत। गुणसूत्रीय जो सिद्धांत दिया था वो स्टर्न और बोवेरी ने दिया था। भी किसने दिया था? स्टर्न और बोवेरी ने। ठीक है, मैं आपको इसकी सीधी सी कहानी समझाऊं भी क्या चीज है। तो देखो, जब मेंडल ने प्रयोग किए थे ना, तब बहुत सी चीजों के बारे में नहीं पता था। यानी मैं आपको एक नॉर्मल सी कहानी बताऊं कि भी मेंडल को तो जीन के बारे में भी नहीं पता था, क्योंकि जीन की खोज भी बाद में हुई थी। ठीक है। और गुणसूत्रों की खोज भी बाद में हुई थी, डीएनए की खोज भी बाद में हुई थी। ठीक है। तो उस टाइम मेंडल को कुछ नहीं पता था। मेंडल ने क्या किया था? जीन जान का शब्द का उपयोग नहीं किया था। मेंडल ने क्या है, जीन के स्थान पे कौन से शब्द का उपयोग किया था? कारक शब्द का उपयोग किया था। कौन से शब्द का? कारक शब्द का। जीन जो शब्द दिया था ना, वो ध्यान रखना, जीन शब्द दिया था जोहानसन ने। जोहानसन ने। ठीक है। और वो कब दिया था? 1909 के अंदर दिया था। बाद में पता लगा जीन, जब तो मेंडल मर चुका था। यानी मेंडल की तो मृत्यु 1884 में ही हो गई थी। यानी बहुत सी खोजें बाद में हुई थी, जैसे गुणसूत्र की खोज बाद में हुई थी, 1887 के आसपास हुई थी। गुणसूत्र की जैसे खोज की थी वो तो की थी स्ट्रांस
बर्गर ने। किसने की थी? स्ट्रासबर्गर। ठीक है, नाम दिया था जैसे गुणसूत्र वो दिया था वोल्डेयर ने। ठीक है, तो कहने का मतलब बहुत सी खोजें है ना मेंडल के प्रयोगों के बाद हुई थी, जिनके बारे में पता लगा, जैसे जीन के बारे में बाद में पता लगा था। यहां से जैसे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मेंडल ने जीन के स्थान पर कौन से शब्द का उपयोग किया था, तो मेंडल ने जीन के स्थान पर कौन से शब्द का उपयोग किया था? कारक शब्द का उपयोग किया था। ठीक है, अब गुणसूत्रीय सिद्धांत क्या कहता है, अपने को क्या बताता है? तो गुणसूत्रीय सिद्धांत अपने को बताता है कि अभी अपन ने स्वतंत्र अवयवन का नियम पढ़ा था, उसमें अपन ने यह बताया था भी कोई भी लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत न होकर, कोई भी लक्षण होता है वो जोड़े पर निर्भर न करके उसकी वंशागति होती है, वो किस रूप में होती है? स्वतंत्र रूप से होती है। ठीक है, तो वही चीज अपने को गुणसूत्रीय सिद्धांत बताता है। गुणसूत्रीय सिद्धांत स्टन और बोवेरी ने बताया था। क्या बताया था इन्होंने? गुणसूत्रीय सिद्धांत में इन्होंने कहा था जब जीवों में युग्मकों का निर्माण होता है, जब जीवों में किसका निर्माण होता है? युग्मकों का निर्माण होता है, तो अर्धसूत्री विभाजन होता है। युग्मकों के निर्माण के समय कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन होता है जिसके कारण प्रत्येक जो गुणसूत्र होता है, अर्धसूत्री विभाजन होने के कारण प्रत्येक जो गुणसूत्र होता है वो अलग अलग युग्मकों में जाने का प्रयत्न करता है। प्रत्येक गुणसूत्र अलग अलग युग्मकों में जाने का प्रयत्न करता है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बात बताऊं भी, अपने अंदर जैसे गुणसूत्र होते हैं, जैसे नर के अंदर गुणसूत्र होते हैं, लिंग गुणसूत्र होते हैं एक्स वाई, और इसी तरह मादा में लिंग गुणसूत्र होते हैं एक्स एक्स होते हैं। जब इन नर के अंदर शुक्राणुओं का निर्माण होता है ना युग्मक के रूप में, जैसे पुरुषों के अंदर क्या बनता है? शुक्राणु बनता है, और मादा के अंदर क्या बनता है? अंडाणु बनता है। तो शुक्राणु और अंडाणु बनते हैं ना, उस टाइम अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके कारण आधे शुक्राणुओं में तो गुणसूत्र आते हैं एक्स, और आधे शुक्राणुओं में गुणसूत्र आता है कौन सा? वाई। इसी तरह अंडाणु बनता है ना, तो अंडाणु के अंदर इन दोनों में से कोई एक एक्स गुणसूत्र आता है। मतलब क्या है कि जब जीवों के अंदर युग्मकों का निर्माण होता है ना, तो उस टाइम अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन होने के कारण प्रत्येक जो गुणसूत्र होता है वो अलग अलग युग्मक में जाता है। समझ गए मेरी बात? जैसे अब अभी मैंने नर में बताया जी एक्स वाई होता है, तो उसमें जैसे शुक्राणु बनते हैं तो एक्स गुणसूत्र है वो अलग युग्मक में जाएगा, और वाई गुणसूत्र है वो अलग युग्मक में जाता है। इसी को इन्होंने नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया? गुणसूत्रीय सिद्धांत नाम दे दिया एक तरह से। समझ गए मेरी बात? तो गुणसूत्रीय सिद्धांत आपसे पूछा जाए किसने समझाया था, तो स्टन और बोवेरी ने समझाया था। ये बात है ना, यहां से बढ़िया आप है ना, अगर आपने 11th क्लास के अंदर 10वां चैप्टर अपना जो था कोशिका विभाजन वाला, अगर वो आपने पढ़ा है ना, तो ये बात और अच्छी तरीके से आपको समझ आ जाएगी उसके अंदर। समझ गए मेरी बात? इसका फिर आगे जो अध्ययन किया था वो किया था, आगे प्रयोग भी किया था, वो किया था टीएच मॉर्गन ने। ठीक है, टीएच मॉर्गन ने प्रयोग किया था, और टीएच मॉर्गन ने किस पर किया था अध्ययन? तो ध्यान रखना, फल मक्खियों पर किया था। किस पर किया था? फल मक्खियों। ठीक है, फल मक्खियों पर किया था। क्यों किया था फल मक्खियों का? तो उसके फल मक्खियों पर करने के कारण थे, 2 कारण थे। क्या? पहला कारण था कि इनका जो जीवन काल होता है ना वो 2 सप्ताह में पूर्ण हो जाता है। दूसरा कारण था इनको कृत्रिम माध्यम में संवर्धित किया जा सकता है, कृत्रिम माध्यम में संवर्धित किया जा सकता है। ठीक है, और तीसरा इसका कारण यह था इनको आसानी से पहचाना जा सकता है, आसानी से पहचाना जा सकता है। ठीक है, आसानी से पहचाना जा सकता है। इनका वैसे नाम होता है ड्रोसोफिला मेलेनोगैंस्टर, ड्रोसोफिला मेलेनोगैंस्टर। इन पर प्रयोग करके इन्होंने सहलगनता और पुनर्योग को समझाया था। किसने? टीएच मॉर्गन ने। टीएच मॉर्गन ने गुणसूत्रीय सिद्धांत दिया था, उसके बाद टीएच मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन ने प्रयोग किया था। किस पर किया था? फल मक्खियों पर।
फल मक्खियों पर करने का कारण क्या था? क्योंकि इनका एक तो जीवन काल बहुत ही कम होता है, कितना होता है? 2 सप्ताह, और ये अधिक संख्या में संतान पैदा करते हैं। दूसरी बात, इनको कृत्रिम माध्यम में संवर्धित किया जा सकता है। और तीसरा, इसमें नर और मादा को आसानी से पहचाना जा सकता है। क्यों? क्योंकि इनमें नर और मादा दोनों का जो आकार होता है ना, वो क्या होता है? अलग अलग होता है एक तरह से, ठीक है। दूसरी अपने बात करें, इन फल मक्खियों पर प्रयोग करके इसने थॉमस हंट मॉर्गन ने किसको समझाया था? तो इसने समझाया था सहलगनता को। किसको समझाया था? सहलगनता को, ठीक है। सहलगनता को समझाया था, सहलगनता व पुनर्योगज। अब सहलगनता या पुनर्योगज क्या होता है, मैं आपको बताता हूं सीधी सी कहानी। पुनर्योजन, सहलगनता होता है, सीधी सी परिभाषा मैं आपको बताऊं भी, अपने को ये सहलगनता है ना, पहली बात तो ये अपवाद है। किसका अपवाद है? तो स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम का अपवाद है जी। किसका अपवाद है? स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम का अपवाद है, ठीक है। कैसे? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम अपने को कहता है लक्षणों की जो वंशागति होती है वो किसी जोड़े पर निर्भर न करके क्या होती है? स्वतंत्र रूप से होती है, ठीक है। लेकिन जब है ना जीन पास पास स्थित हो ना एक ही गुणसूत्र पर, अब स्वतंत्र रूप से इसलिए होती है क्योंकि मैंने अभी गुणसूत्रीय सिद्धांत में मैंने आपको बात बताई कि जब युग्मकों का निर्माण होता है उस टाइम अर्धसूत्री विभाजन होता है, और अर्धसूत्री विभाजन होने के कारण प्रत्येक जो गुणसूत्र होता है वो अलग अलग युग्मक में जाता है, समझ गए? जिसके कारण वो लक्षण है ना स्वतंत्र रूप से क्या होते हैं? अपनी वंशागति दर्शाते हैं। लेकिन जब उनके जीन एक ही गुणसूत्र पर पास पास स्थित हो ना, तो वो अलग अलग युग्मकों में जाने की बजाय एक ही युग्मक में जाने का प्रयत्न करते हैं, या एक ही युग्मक में जाते हैं। उस प्रक्रम को क्या कहा जाता है? सहलगनता कहा जाता है, समझ गए मेरी बात? और सहलगनता का जो प्रदर्शन किया था वो सबसे पहले सहलगनता को किसने समझाया था? तो टी.एच. मॉर्गन ने समझाया था। टी.एच. मॉर्गन का पूरा नाम था थॉमस हंट मॉर्गन। थॉमस हंट मॉर्गन। इसने क्या किया था, मैं आपको बात बताऊं, सीधी सी कहानी समझाऊं। तो इधर देखो आप, इसने पीला शरीर और श्वेत आंखों वाली मक्खियों का जो संकरण है वो करवाया था भूरा शरीर और लाल आंखों वाली मक्खियों के साथ। भूरा शरीर और लाल आंखों वाली मक्खियों के साथ संकरण करवाया था, ठीक है। तो उसको पहली पीढ़ी में दोनों प्रकार के लक्षण प्रकट हुए थे। अब देखो, पहली पीढ़ी में अपन ने दोनों प्रकार के कौन कौन से भी, भूरा शरीर और लाल आंखों वाली भी प्रकट हुई थी, और पीला शरीर और श्वेत आंखों वाली भी प्रकट हुई थी। लेकिन पहली पीढ़ी में जब इन्होंने संकरण करवाया ना, तो दूसरी पीढ़ी के अंदर है ना इसको ये अनुपात कुछ अलग ही प्राप्त हुआ था। अनुपात जैसे दूसरी पीढ़ी में इनको अनुपात तो प्राप्त होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था? 9:3:3:1 होना चाहिए था। लेकिन यहां पर कुछ और ही अनुपात इनको क्या हुआ? प्राप्त हुआ। और इस प्रक्रम को क्या नाम दे दिया उन्होंने? सहलगनता। क्या नाम दिया? सहलगनता। तो ध्यान रखना, आप इतना याद रखो कि भी सहलगनता किसके अंदर देखने को मिलती है? तो सहलगनता ज्यादातर अपने को देखने को मिलती है फल मक्खियों के अंदर। और इसको जो सहलगनता को समझाया है वो किसने समझाया था? तो सहलगनता को टी.एच. मॉर्गन ने समझाया था। टी.एच. मॉर्गन का पूरा नाम क्या था? तो थॉमस हंट मॉर्गन, ठीक है। इन्होंने जब पीला शरीर और श्वेत आंखों वाली मक्खियों का संकरण है भूरे शरीर और लाल आंखों वाली मक्खियों के साथ करवाया, तो पहली पीढ़ी में दोनों प्रकार के लक्षण प्रकट हुए। लेकिन जब पहली पीढ़ी में संकरण करवाए तो दूसरी पीढ़ी में फिनोटाइप 9:3:3 की बजाय कुछ और ही प्रकट हुआ। इस प्रक्रम को इन्होंने क्या नाम दे दिया? सहलगनता नाम दे दिया। समझ गए मेरी बात? और सहलगनता नाम दे दिया। सहलगनता कहते किसे हैं? कि जब जीन साथ साथ मतलब जब जीन एक साथ वंशानुगति दर्शाते हैं ना, तो उस प्रक्रम को क्या कहा जाता है? सहलगनता कहा जाता है। यानी जोड़े के रूप में साथ साथ वंशानुगति दर्शाते हैं, उसे सहलगनता कहते हैं। और आपसे पूछा जाए सहलगनता किसके अंदर देखा गया, तो सहलगनता किसमें देखा गया था? फल मक्खियों के अंदर, ड्रोसोफिला मेलेनोगैंगस्टर में देखा गया था, ठीक है। अब अपने बात करते हैं लिंग निर्धारण की।
लिंग निर्धारण। अगर लिंग निर्धारण की मैं आपको बात बताऊं तो लिंग निर्धारण होता है वे गुणसूत्र जो लिंग का निर्धारण करते हैं। वे गुणसूत्र जो किसका निर्धारण करते हैं? लिंग का निर्धारण करते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। यानी वे गुणसूत्र जो लिंग का निर्धारण करते हैं, लिंग का निर्धारण करते हैं, उन्हें लिंग गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है। लिंग गुणसूत्रों के बारे में सबसे पहले हैकिंग ने बताया था। हैकिंग ने लिंग गुणसूत्रों में XY की खोज की थी। यानी हैकिंग ने सबसे पहले X गुणसूत्र की खोज की थी। अब लिंग गुणसूत्रों की यदि अपने बात करें तो अलग अलग जीवों में अलग अलग होते हैं जी। सबसे पहले मैं आपको बात बताता हूं मानव में। मानव के अंदर टोटल जो गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं 46। कितने होते हैं? 46। जिनमें से नर के अंदर जो गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं 44 प्लस XY, और मादा में जो गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं 44 प्लस XX। ये जो XX और XY गुणसूत्र है ना, XX और XY गुणसूत्र है, इन दोनों गुणसूत्रों को तो बोलते हैं लिंग गुणसूत्र, जो एक जोड़ी हैं। यानी लिंग गुणसूत्र कितने होते हैं? एक जोड़ी। एक जोड़ी का मतलब 2, और बाकी 22 जोड़ी होते हैं ना वो अलिंग गुणसूत्र होते हैं। 22 जोड़ी मतलब 44। और मानव में टोटल जो गुणसूत्र होते हैं वो कौन से कितने होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं। अब ध्यान रखना, मानव में नर में जब युग्मकों का निर्माण होता है तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। और इस अर्धसूत्री विभाजन होने से जब युग्मक बनते हैं तो उनमें आधे आधे गुणसूत्र आते हैं। जैसे नर के शुक्राणुओं में आते हैं 23 प्लस X, और आधे शुक्राणुओं में होता है 22 प्लस X और 22 प्लस Y। इसी तरह मादा में जब अंडाणु का निर्माण होता है तो भी अर्धसूत्री विभाजन होगा, और उसमें क्या आएगा? 22 प्लस X गुणसूत्र आता है हमेशा मादा के अंडाणु में। ठीक है, बन गए शुक्राणु अंडाणु। जब इनमें निषेचन होता है तो अंडाणु और शुक्राणु के संलयन की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। यदि अपने नर का 22 प्लस X मादा के 22 प्लस X के साथ निषेचन करता है तब तो 22 और 22 कितने हो गए? 44। यानी 44 प्लस XX क्या बनेगी? लड़की। इधर नर का X गुणसूत्र मादा के इधर वाले 22 X के साथ निषेचन करेगा तो भी क्या बनेगा? 44 प्लस XX, यानी क्या बनेगी? लड़की बनेगी। ठीक है। इधर नर का Y गुणसूत्र मादा के X गुणसूत्र के साथ निषेचन कर ले तो 44 प्लस XY क्या बनेगा? लड़का। और ये Y गुणसूत्र यदि इधर वाला आ जाए तो भी एक ही बात है, क्या बनेगा? 44 प्लस XY यानी लड़का बनेगा। आप इतना ध्यान रखो कि लिंग का जो निर्धारण करता है, लिंग का जो निर्धारण करता है वो कौन करता है? मानव के अंदर नर करता है। समझ गए मेरी बात? यानी अगर नर से X गुणसूत्र आ जाता है तब तो क्या पैदा होती है? लड़की। और नर से यदि Y गुणसूत्र आ जाए तो क्या पैदा होता है? लड़का पैदा होता है। समझ गए मेरी बात? यानी लिंग का निर्धारण नर करता है। क्यों? क्योंकि मादा से तो केवल और केवल कौन सा गुणसूत्र आना होता है? X गुणसूत्र आता है। नर से X आ सकता है और Y आ सकता है। अगर नर से X गुणसूत्र आ गया तब तो लड़की बनेगी, और नर से Y आ गया तो क्या बनेगा? लड़का बनेगा। समझ गए मेरी बात? इसी तरह मैं आपको आगे इसकी बात बताऊं विपक्षियों के अंदर। यही बात अपने करें कि इसके अंदर है पक्षियों में। तो पक्षियों की मैं आपको बात बताऊं तो पक्षियों में जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वो नर के अंदर तो उपस्थित होते हैं ZZ। ठीक है। और मादा के अंदर लिंग गुणसूत्र उपस्थित होते हैं वो कौन से होते हैं? ZW। अब नर से तो हमेशा क्या आता है?
जेड आएगा। और मादा से क्या आ सकता है, जेड भी आ सकता है और डब्लू भी आ सकता है। अगर नर का जेड मादा के जेड के साथ निषेचन कर ले तब तो जेड जेड क्या बनेगा, नर पक्षी बनेगा। ठीक है। और यदि नर का जेड मादा के डब्लू गुणसूत्र के साथ निषेचन कर ले तो जेड डब्लू क्या बनेगी, मादा पक्षी बनेगा। तो कहने का मतलब पक्षियों में जो लिंग का निर्धारण करती है वो कौन करती है, मादा करती है। जैसे अपने अंदर अपन ने बात की थी कि मानव के अंदर जो लिंग का निर्धारण करता है वो कौन करता है, नर करता है। उसी तरह पक्षियों में जो लिंग का निर्धारण करती है वो कौन करती है, मादा करती है। ठीक है। इसी तरह अपने कीटों की बात करें, इसी तरह अपने कीटों की बात करें तो कीटों के अंदर लिंग गुणसूत्र, जैसे मान लो अपने बात करें भी नर और मादा दो है। जो नर कीट होता है ना उसके अंदर 21 गुणसूत्र होते हैं, या आप सीधा ऐसे मान लो कि भी X0 होता है लिंग गुणसूत्र और मादा में XX होते हैं। ठीक है। नर से 0 का मतलब है यहां कोई लिंग गुणसूत्र नहीं। नर से या तो X गुणसूत्र आ सकता है या कोई लिंग गुणसूत्र न आए, 0। मादा से क्या आएगा, X आएगा हमेशा। अगर नर का X गुणसूत्र मादा के X के साथ निषेचन कर ले तब तो XX मादा कीट बनेगा। अगर ये 0 वाला मादा के X गुणसूत्र के साथ निषेचन कर ले तो X0 क्या बनेगा, नर बनेगा। यानी सीधी सी बात है, इसमें जो लिंग का निर्धारण करती है, इसमें जो लिंग का निर्धारण करती है वो कौन करता है, नर करता है एक तरह से, समझ गए। क्योंकि नर में केवल एक लिंग गुणसूत्र होता है कीटों में, और मादा में कितने होते हैं, एक जोड़ी होते हैं। समझ गए मेरी बात। तो मैंने आपको 3 बातें बताई है। आपसे पूछा जाए मानव में लिंग गुणसूत्र कौन से होते हैं, तो मानव में नर में जो लिंग गुणसूत्र होता है वो कौन सा होता है, XY, और मादा में XX होते हैं। मानव में लिंग का निर्धारण कौन करता है, नर करता है। पक्षियों के अंदर यदि अपने बात करें तो पक्षियों में लिंग गुणसूत्र ZZ और ZW होते हैं। नर में ZZ होते हैं और मादा में ZW होते हैं। इस पक्षियों में लिंग का निर्धारण कौन करती है, तो मादा करती है। इसी तरह कीटों के अंदर अपने बात करें तो कीटों के अंदर X0 और मादा में XX होते हैं, नर में X0 होता है। उनमें जो लिंग का निर्धारण करता है वो नर करता है। समझ गए मेरी बात। तो इस तरह से अपने ये ज्ञात कर सकते हैं एक तरह से। इसी तरह एक मधुमक्खियों के अंदर मैं आपको बात बताऊं, मधुमक्खियों में सिस्टम अलग होता है थोड़ा सा। क्या होता है मधुमक्खी के अंदर है, तो ध्यान रहे, मधुमक्खी होती है ना, इसमें नर जो होता है उसमें गुणसूत्र होते हैं 16, और मादा होती है ना, मादा के अंदर गुणसूत्र होते हैं 32। ठीक है। जब इनमें युग्मकों का निर्माण होता है ना तो नर में तो समसूत्री विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होता है, समसूत्री, जिससे इसके शुक्राणुओं में कितने गुणसूत्र आते हैं, 16। मादा में जब युग्मकों का निर्माण होता है ना तो उस टाइम उनके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन होने से उनमें भी अंडाणु बनते हैं, उनमें कितने कितने गुणसूत्र आते हैं, 16 गुणसूत्र आते हैं। अगर नर का 16 गुणसूत्र वाला शुक्राणु मादा के 16 गुणसूत्र वाले अंडाणु के साथ निषेचन कर ले तब तो 32 गुणसूत्रों वाली ये क्या बन जाती है, मादा मधुमक्खी। क्या बन जाती है, मादा। अगर नर का मादा का बिना निषेचित अंडा होता है ना वो 16 गुणसूत्रों वाला क्या बनता है, नर बनता है। और ध्यान रखना, निषेचित अंडे से ये जितनी भी मादाएं होती है ना वो सारी की सारी मादाएं बंध्य प्रकृति की होती है, और वो क्या बनती है, तो श्रमिक बनती है। समझ गए मेरी बात। यानी आप हमेशा ध्यान रखें कि मधुमक्खी का जो छत्ता होता है ना उसमें 3 प्रकार की जैसे मक्खियां होती है। एक तो होती है श्रमिक, एक होता है नर, और एक रानी होती है। अब 3 प्रकार की मक्खियां होती है। श्रमिक होता है ना वो क्या करता है, छत्ते की सुरक्षा करता है और छत्ते में शहद बनाने का काम करता है एक तरह से, समझ गए। और नर होता है ना, नर का काम होता है रानी को निषेचित करना या रानी के अंडों को निषेचित करना, और रानी का काम होता है सिर्फ अंडे देना, समझ गए।
जब रानी अंडे देती है तो निषेचित अंडों से जो भी मादाएं निकलती है ना, वो सारी की सारी मादाएं किस प्रकृति की होती है? बंध्य प्रकृति की होती है। तभी आप कभी भी देख लेना, मधुमक्खी का जो छत्ता होता है ना, उसके अंदर हमेशा ध्यान रखना कि रानी एक ही होनी चाहिए। अगर रानी एक से ज्यादा है, रानी एक ही होनी चाहिए। अगर रानी एक से ज्यादा हो जाती है ना, तो दो रानियां हो जाए मान लो एक छत्ते में, तो है ना वो आपस में लड़ना शुरू कर देती है। और लड़ना शुरू कर देती है ना, तो श्रमिक सोचते हैं भी ये खुद ही इनके घर में ही राड़ हो चुकी है, तो अपने यहाँ क्या करें। तो आधे श्रमिक आधी रानी के पीछे हो जाते हैं, आधे अलग, मतलब वो डिब्बा छत्ते वाला खाली हो जाता है एक तरह से। इनकी पहचान कर सकते हैं, रानी सबसे आकार में बड़ी होती है, नर उससे थोड़ा सा छोटा होता है, और श्रमिक सबसे छोटे होते हैं। और जितने भी श्रमिक होते हैं ना, वो सारे के सारे इसके अंदर बंध्य प्रकृति के होते हैं, समझ गए। और श्रमिक ही आज छत्ते की कोई सुरक्षा करता है तो वो श्रमिक ही करते हैं, समझ गए मेरी बात। आज छत्ते में शहद बनाते हैं या अंडों को पोषण देते हैं तो वो श्रमिक ही काम करते हैं, ठीक है। अब कईयों के दिमाग में प्रश्न आता है, क्या प्रश्न आता है कि सर ये मादाएं बनती है, ये बंध्य होती है सारी की सारी, तो ये रानी फिर कैसे बनती है? तो ये रानी क्या है, जब इन श्रमिकों को रानी बनाने की आवश्यकता होती है ना, तो ये जितने भी उसके अंडे दिए हुए होते हैं ना, उन अंडों में एक अंडे को एक अलग जेली के समान पदार्थ पोषण उपलब्ध करवाती है, और उस अंडे से जो भी मादा निकलती है ना, वो बंध्य नहीं होती, वो रानी बनती है। मतलब सामान्य अंडों को जो पोषण मिलता है ना, उसके अलावा एक जेली के समान सा पदार्थ सा होता है, वो पदार्थ क्या इनको उपलब्ध करवाया जाता है। और वो पदार्थ उपलब्ध करवाया जाता है, उसी पदार्थ से जो अंडे से जो बाहर निकलती है ना, वो क्या होती है? रानी बनती है एक तरह से, समझ गए मेरी बात। तो ये लिंग निर्धारण है भी, मानव में नर करता है, पक्षियों में मादा करती है, कीटों में नर करता है, और मधुमक्खियों में ध्यान रखना लिंग का निर्धारण किस पर डिपेंड करता है? गुणसूत्रों की संख्या पर। क्योंकि नर में जो गुणसूत्र होते हैं वो कितने होते हैं? 16, और मादा में गुणसूत्र होते हैं वो कितने होते हैं? 32 गुणसूत्र होते हैं। अब उसके बाद देखो आप उत्परिवर्तन, ठीक है। लिंग निर्धारण में सीधा याद रखना भी क्या है, एक्स का एक किसने नाम दिया है? किंग ने दिया। मानव में लिंग का निर्धारण कौन करता है? नर करता है। मादा पक्षियों में कौन करता है? मादा करती है। कीटों में कौन करता है? नर करता है, ठीक है। इस तरह से अपने याद कर सकते हैं। अब अपना पॉइंट है उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन क्या होता है? उत्परिवर्तन शब्द जो दिया था ना, वो दिया था ह्यूगो डिव्रीज ने, ह्यूगो डिव्रीज ने, ठीक है। उत्परिवर्तन किसे कहते हैं? उत्परिवर्तन कहते हैं अचानक लक्षणों में होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है? उत्परिवर्तन कहा जाता है। ये कैसे होता है? तो इसके लिए कुछ भौतिक कारक भी उत्तरदायी होते हैं और कुछ रासायनिक कारक भी होते हैं। जैसे भौतिक कारक जैसे गामा किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें, इन किरणों के कारण भी म्यूटेशन हो सकता है। या कुछ रासायनिक कारक भी हो सकते हैं जिसके कारण डीएनए या आरएनए में परिवर्तन आ जाता है, और डीएनए और आरएनए की संरचना में परिवर्तन आ जाता है। उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? उत्परिवर्तन कहा जाता है। समझ गए मेरी बात? उत्परिवर्तन होता है वो दो तरह से हो सकता है। दो तरह से कौन कौन सा हो सकता है? एक तो होता है गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, ठीक है। और दूसरा होता है जीन उत्परिवर्तन, जीन उत्परिवर्तन, ठीक है। गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन होता है ना, वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है संख्यात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, और एक होता है संरचनात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन।
ठीक है। संख्यात्मक होता है वो दो तरह से होता है जी। एक तो होता है असुगुणिता, और एक होता है सुगुणिता। और संरचनात्मक कई तरह से होता है। एक तो होता है विलोपन, एक होता है द्विगुणन, एक होता है प्रतिलोमीकरण, एक होता है खंडन। यानी कई प्रक्रमों से हो सकता है। सीधी सी मैं आपको बात समझाऊं। सबसे पहले मैंने उत्परिवर्तन की बात बताई आपको। उत्परिवर्तन क्या होता है? जीवों में अचानक लक्षणों में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन कहते हैं। और उत्परिवर्तन को सबसे पहले किसने समझाया था? तो ह्यूगो डी व्रीज ने समझाया था। उत्परिवर्तन कितनी तरह से होता है? दो तरह से होता है। कौन कौन सा? संख्यात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन और जीन उत्परिवर्तन। सबसे पहले मैं आपको जो समझा रहा हूं वो समझा रहा हूं गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन क्या होता है? गुणसूत्रों की कमी या वृद्धि के कारण होने वाले उत्परिवर्तन को क्या कहा जाता है? गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है। यानी अगर किसी जीव में, जैसे अपने अंदर 46 गुणसूत्र हैं और अपने अंदर 47 गुणसूत्र हो गए, ठीक है, मतलब गुणसूत्रों की संख्या बढ़ रही है, मतलब अपने अंदर कौन सा उत्परिवर्तन होगा? गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन होगा। तो गुणसूत्रों की कमी या वृद्धि के कारण जो होने वाला परिवर्तन है उसको क्या कहा जाता है? गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन कहा जाता है। जो कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। कौन कौन सा? संख्यात्मक और संरचनात्मक। सबसे पहले मैं आपको संख्यात्मक में बात बताता हूं। संख्यात्मक में इसमें आप इतना बोल सकते हो, कमी या वृद्धि बोल सकते हो, या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि संख्यात्मक संख्या या संरचना में परिवर्तन के कारण होने वाले उत्परिवर्तन को क्या बोलेंगे? गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। जिसमें आप ये लिख सकते हो, पहला संख्यात्मक है। संख्यात्मक में क्या होगा? गुणसूत्रों की संख्या में कमी या वृद्धि के कारण होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है? संख्यात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है। जो दो तरह से होता है। कौन कौन सा? असुगुणिता और दूसरा कौन सा होता है? सुगुणिता। असुगुणिता में क्या होता है? एक गुणसूत्र की अधिकता या एक गुणसूत्र की कमी हो जाए, या दो गुणसूत्र की अधिकता हो जाए, या दो गुणसूत्र की कमी हो जाए, उनके कारण जो उत्परिवर्तन हो रहा है ना, उसको असुगुणिता कहते हैं। यानी इसमें एक या दो गुणसूत्र बढ़ता है। अगर एक गुणसूत्र बढ़ रहा है ना, तो उसको बोलते हैं एकाधिसूत्रता। एकाधिसूत्रता कहा जाता है। ठीक है। जिसको प्रदर्शित करते हैं 2n+1। ठीक है। और एक की कमी हो रही है ना, तो उसको बोलते हैं एकान्यून सूत्रता। एकान्यून सूत्रता, जिसको प्रदर्शित करते हैं किससे? 2n-1 से। ठीक है। इसी तरह दो की अधिकता हो रही है तो इसको बोलेंगे द्वाधिसूत्रता। क्या बोलेंगे? द्वाधिसूत्रता। द्वाधिसूत्रता, जिसको प्रदर्शित करेंगे किससे? 2n+2 से। अगर दो की कमी हो रही है तो द्विन्यून सूत्रता। द्विन्यून सूत्रता, इसको प्रदर्शित करेंगे किससे? तो 2n-2 से। तो कहने का मतलब इसमें असुगुणिता में क्या होता है? एक गुणसूत्र या दो गुणसूत्र की कमी या वृद्धि हो जाती है। अगर एक गुणसूत्र बढ़ रहा है तो उसे एकाधिसूत्रता कहा जाता है, और यदि दो गुणसूत्र बढ़ रहे हैं तो उसे द्वाधिसूत्रता कहा जाता है। अगर एक गुणसूत्र की कमी हो रही है तो एकान्यून सूत्रता कहा जाता है, और यदि दो गुणसूत्रों की कमी हो रही है तो द्विन्यून सूत्रता कहा जाता है। ठीक है। दूसरा सुगुणिता होता है। सुगुणिता में क्या होता है कि गुणसूत्र का पूरा सेट होता है ना, वो बढ़ जाता है। जैसे सेट अपने अंदर कितने जोड़ी सेट हैं? अपने अंदर 46 होते हैं। यानी कितने जोड़ी होते हैं? 23 जोड़ी। अब 46 गुणसूत्र है, उसको बोलेंगे अपने 2n। ठीक है। अगर किसी कोशिका में 23 गुणसूत्र है तो उसको बोलेंगे n। ठीक है। अगर किसी में, हमारी कोशिका में क्या है, इस सुगुणिता में क्या होता है, ऐसे बढ़ते हैं, या तो 23 हो जाएंगे या 46 हो जाएंगे, या 46 की जगह 23 और जोड़ दो तो कितने हो जाते हैं? 69। 69 त्रिगुणित हो गई, या चतुर्गुणित। यानी एक पूरा सेट बढ़ना शुरू हो जाता है ना, उस परिक्रम को क्या कहा जाता है? तो उस परिक्रम को सुगुणिता कहा जाता है। इसमें तो
एक या दो गुणसूत्र बढ़ते हैं, और सुगुणिता में क्या होता है, पूरा का पूरा जो सेट होता है ना उसमें वृद्धि होती है एक तरह से। तो ये तो है संख्यात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। संख्यात्मक में संख्या में कमी या वृद्धि होती है, एक या दो गुणसूत्र में कमी या वृद्धि होती है उसको तो असुगुणिता, और पूरे सेट में कमी या वृद्धि होती है उसको क्या बोलते हैं, सुगुणिता बोलते हैं। फिर दूसरा जो आता है वो आता है संरचनात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। संरचनात्मक होता है जब किसी गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन आ जाए ना, और संरचना में परिवर्तन के कारण होने वाले उत्परिवर्तन को क्या कहा जाता है, संरचनात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन कहा जाता है। जो कई तरह से हो सकता है, कैसे, विलोपन के कारण, यानी कोई गुणसूत्र है उसका खंड, मान लो ये भाग है, ये भाग लुप्त हो जाए एक तरह से, ये भाग है लुप्त हो जाए, तो इसके कारण जो उत्परिवर्तन हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, संरचनात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन बोलेंगे। या किसी गुणसूत्र का कोई खंड है वो दो बार प्रतिकृति कर ले, द्विगुणन का मतलब कोई खंड है वो दो बार बन जाए एक तरह से, इस तरह से, ठीक है। ये भाग मान लो दो बार इसकी प्रतिकृति हो गई, एक बार ये बन गया और एक बार ये बन गया, मतलब द्विगुणन हो गया इस भाग का दो बार। तो उसके कारण जो उत्परिवर्तन हो रहा है गुणसूत्र की, तो संरचना बदल गई, मतलब संरचनात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन होता है। प्रतिलोमीकरण के कारण, प्रतिलोमीकरण क्या होता है, मान लो गुणसूत्रों के अंदर जीन का क्रम है ए बी सी डी ई एफ, ये क्रम है मान लो, और ये क्रम मान लो चेंज हो जाए, क्या हो जाए, ए बी एफ डी ई और सी, ये बन जाए क्रम। तो थोड़ा सा इसमें जीनों का क्रम परिवर्तित हो गया ना, तो इसके कारण क्या होगा, उत्परिवर्तन होगा। इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे अपने, प्रतिलोमीकरण कहा जाएगा। चौथा जो है वो है खंडन। खंडन का मतलब होता है कोई गुणसूत्र का भाग टूटकर और कोई दूसरे भाग के साथ जाके जुड़ जाए, दूसरे गुणसूत्र के साथ जाके जुड़ जाए, तो इसके कारण जो उत्परिवर्तन हो रहा है उस प्रक्रम को क्या बोलेंगे अपने, खंडन बोलेंगे। तो आप सीधा सा याद रखो, भी कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, मैं आपको समझा रहा था गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, ठीक है। गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन दो प्रकार से बताया मैंने, कौन कौन सा, संख्यात्मक और संरचनात्मक। यदि गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन के कारण कोई उत्परिवर्तन हो रहा है तब तो उसको संख्यात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन बोलेंगे, और संरचना में परिवर्तन के कारण कोई उत्परिवर्तन हो रहा है तो उसको संरचनात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन बोलते हैं। संख्यात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन होता है वो दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा, असुगुणिता और सुगुणिता, और संरचनात्मक होता है वो कई प्रकार का होता है। असुगुणिता में एक या दो गुणसूत्र की कमी या वृद्धि होती है, सुगुणिता में पूरा सेट बढ़ जाता है, और संरचनात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन में क्या होता है, गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन आ जाता है, या तो उसका कोई खंड लुप्त हो जाता है, या उस खंड की प्रतिकृति दो बार हो जाती है, या उसमें जीनों का क्रम बदल जाता है, या उसका खंड टूटकर कोई दूसरे गुणसूत्र के साथ जुड़ जाता है, तो इसको बोलते हैं संरचनात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। तो देखो इसमें अपना जीन उत्परिवर्तन बचा है, वो अपने आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। जो बाकी बचा हुआ जो चैप्टर है, अब अनुवांशिक विकार बचे हैं, गुणसूत्रीय विकार और जीन उत्परिवर्तन, 3 पॉइंट बचे हैं जो आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर समझाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।